हाँ जी। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने टाइट्रेशन कर्व्स देख रहे थे, अलग अलग टाइप के टाइट्रेशंस और उनके टाइट्रेशन कर्व्स। फेस टेस्ट के सॉल्यूशंस अभी मैं अपलोड कर दूंगा, तो क्लास के बाद आप लोग देख सकते हैं। सो टाइट्रेशन कर्व ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन कर्व पिछली क्लास में हम लोगों ने देखी थी। अगर हम पीएच ऑफ द सॉल्यूशन वर्सेस वॉल्यूम ऑफ द टाइटर एडेड ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो NaOH का ड्रॉप वाइज वॉल्यूम ऐड करेंगे तो पीएच पहले काफी कम रहेगा, क्योंकि मीडियम में केवल स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और जैसे जैसे हम HCl मिलाते जाएंगे, पीएच बहुत स्लो राइज करेगा। शुरू में लगभग कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि मीडियम में जो H+ आयन है उसके कंपैरिजन में जो ड्रॉप से OH आयन मिल रहे हैं ये बहुत कम रहेंगे। तो मीडियम के पीएच पर बहुत ज्यादा फर्क शुरू में नहीं पड़ेगा, बट जैसे जैसे ये H+ कम होते जाएंगे पीएच बढ़ने लगेगा। और बाद में ये होगा, एंड पॉइंट आने पर ये निग्लिजिबली स्मॉल रहेंगे मीडियम में, और एक ड्रॉप से जो OH- आयन आएंगे ये बहुत ज़्यादा पीएच को एकदम से बढ़ा देंगे। तो ये कर्व ऐसी स्ट्रेट हो जाएगी नियर टू द एंड पॉइंट, और बाद में फिर ये ऐसी चली जाएगी। तो इस टाइट्रेशन का एंड पॉइंट pH 7 पर आएगा, और इस टाइट्रेशन में एंड पॉइंट पर जो टाइटर का वॉल्यूम लगना है उस वॉल्यूम से एक ड्रॉप पहले का वॉल्यूम अगर देखें, ये वाला, तो उस तो एक ड्रॉप पहले पीएच करीब 3 के आसपास था, 3 या 4 के आसपास, मगर फिर अचानक से पीएच 4 से सीधा 9-10 के आसपास हो जाता है। तो इतना बड़ा चेंज इन पीएच सिर्फ इस एक ड्रॉप से आता है। एंड पॉइंट क्रॉस होने के बाद जो अगली ड्रॉप रहती है, तो आप एक ड्रॉप एंड पॉइंट बीच में, यहाँ पर एक इक्विवेलेंस पॉइंट यहाँ बीच में है, इसके एक ड्रॉप पहले आप pH 3 पर थे, एक ड्रॉप डालिए और आप इस पॉइंट पर आ गए, पॉइंट 2 पर आ गए, पॉइंट 1 से सीधे इक्विवेलेंस पॉइंट को क्रॉस करके, और उससे pH एकदम से 11 के आसपास हो गया। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन कर्व होगी, द टाइट्रेशन कर्व ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अगर वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से टाइट्रेट करते हैं अब मीडियम में H+ आयन पहले से ही थोड़े कम रहेंगे, तो मीडियम का पीएच पहले से थोड़ा बढ़ा हुआ रहेगा, 3 या 4, 2 या 3 के आसपास, क्योंकि मीडियम में पहले से ही वीक एसिड है। तो ये ग्राफ जहां 1 से स्टार्ट होता है, यहाँ ग्राफ थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा, और मीडियम में H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन पहले के कंपेरिजन में थोड़े कम है। हालांकि ड्रॉप में जो OH आयन आ रहे हैं वो बहुत ही कम है, तो अभी भी ये ज्यादा है। तो जब ड्रॉप पहली गिरेंगे कुछ, तो इस पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब ये कम होता जाएगा तो इन ड्रॉप का इफेक्ट बढ़ता जाएगा, और अल्टीमेटली यहाँ भी पीएच का चेंज इसी प्रकार का आएगा। और जब यहाँ एंड पॉइंट आएगा, यहाँ पर जब एंड पॉइंट आया था तो pH 7 था, बिकॉज नॉन हाइड्रोलाइजेबल सॉल्ट था। लेकिन यहाँ जब एंड पॉइंट आएगा तब pH 7 से ज्यादा रहेगा, बिकॉज ऑफ द हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। pH at the end point, pH at the equivalence point will be 7 plus half pKa plus half log C, एनाइनिक हाइड्रोलिसिस के कारण। यहां भी यही होगा कि इस इक्विवेलेंस पॉइंट के
एक ड्रॉप पहले यहाँ पर पीएच जो रहेगा वो 5 के आसपास रहेगा, और एक ड्रॉप के जस्ट बाद पीएच अचानक से राइज करके 10 या 11 के आसपास हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप पॉइंट नंबर 1 पे थे, एक ड्रॉप गिरी, पॉइंट 2 पे आ गए और पीएच में अचानक से चेंज आया। हालांकि ये चेंज छोटा रहेगा पहले जितना चेंज आया था उससे, बट फिर भी फेयरली 4-5 पीएच यूनिट का चेंज आएगा। टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ वीक बेस। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड HCl को वीक बेस NH4OH से टाइट्रेट करेंगे तो इसकी टाइट्रेशन कर्व कैसी होगी? दिस इज द टाइट्रेशन ऑफ strong acid plus strong base. This is the titration of weak acid plus strong base. This is the titration of strong acid plus weak base. Strong acid weak base की titration curve कैसी रहेगी? pH स्केल y एक्सिस पर रहेगी। वॉल्यूम ऑफ वीक बेस NH4OH यहाँ पे आप ऐड करते जाएंगे। अब अगर यहाँ हम देखें तो मीडियम में HCl है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये ग्राफ काफी लो pH से स्टार्ट होगा जैसे यहाँ पे स्टार्ट होता था, और आपकी बार ये मीडियम में बहुत सारे हैं और ड्रॉप से आने वाले OH आयन इसके कंपेरिजन में कम है क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस की ड्रॉप थी, यहाँ वीक बेस की ड्रॉप है। तो ये लाइन जितनी फ्लैट ये लाइन रहती थी, थोड़ा सा हल्का स्लोप रहता था, यहाँ तो ये पूरी तरह फ्लैट रहेगी लाइन शुरू में। ये लाइन शुरू में लगभग पूरी तरह फ्लैट ही रहेगी, काफी सारी ड्रॉप गिरने पर भी इस वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। हालांकि फिर धीरे धीरे ये कम होता जाएगा तो इस ड्रॉप का इफेक्ट बढ़ता जाएगा, तो अल्टीमेटली आफ्टर सम टाइम पीएच विल स्टार्ट राइजिंग। जब इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा और मीडियम में ये निग्लिजिबली स्मॉल रहेंगे पर अगली ड्रॉप जो गिर रही है वो वीक बेस की ड्रॉप है, तो ये पीएच एकदम से बढ़ाएगी, लेकिन ये ड्रॉप पीएच एकदम से 11 तक ले जाती थी, 11 तक ले जाती थी। ये ड्रॉप पीएच को उतना हायर नहीं ले जाएगी क्योंकि वीक बेस की ड्रॉप है, और फिर ग्राफ ऐसा चला जाएगा। तो यहां पर एंड पॉइंट 7 से कम पीएच पर आएगा, इक्विवेलेंस पॉइंट यहां पर 7 से कम पीएच पर आएगा। यहां भी हम देखें तो इक्विवेलेंस पॉइंट के एक ड्रॉप पहले आप pH 3 के आसपास पे थे और एक ड्रॉप गिरी और pH 8 या 9 के आसपास हो गया, तो यहां भी स्टीप राइज ऑफ द ग्राफ होगा। हालांकि ये रेंज लगभग इतनी रहेगी, इसकी सबसे बड़ी रेंज आती थी। यहाँ पर ये ग्राफ शुरू में काफी फ्लैट चला है, फिर वापस तेजी से ऊपर उठा है, लेकिन बहुत ऊपर नहीं गया है क्योंकि बेस वीक है। ये जो ड्रॉप में OH आयन आ रहे हैं जो मीडियम के H+ आयन को कंज्यूम कर रहे हैं, ये कम है, तो ये ग्राफ को बहुत ऊपर नहीं ले जाएगा। इस टाइप की ये टाइट्रेशन कर्व स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस की होगी। नेक्स्ट वन इज द टाइट्रेशन कर्व ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस। अगर वीक एसिड CH3COOH को वीक बेस NH4OH से टाइट्रेट करें जिससे उनका सॉल्ट और वाटर बनता है, तो वीक एसिड वीक बेस की टाइट्रेशन कर्व एसिड वीक है, एसिड वीक है, तो ग्राफ थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा क्योंकि मीडियम के H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी कम है, प्लस ये जो कंज्यूम हो रहे हैं ये भी कम है, ये कम है, ये भी कम है, pH थोड़ा राइज करेगा। अब जब ये बहुत कम बचेंगे
तो ये ओवरकम कर जाएगा और ये पीएच को एकदम से ऊपर बढ़ाएगा, लेकिन ये बहुत ऊपर नहीं ले जाएगा। तो इस टाइट्रेशन की जो टाइट्रेशन कर्व होगी उसमें पीएच नियरली इक्वल टू 7 के आसपास ही आएगा इसके हाइड्रोलिसिस के कारण। और इससे एक ड्रॉप पहले पीएच 6 या 5 के आसपास रहेगा और एक ड्रॉप के बाद पीएच बहुत ऊपर नहीं जाएगा। तो यहां पर ये रेंज काफी छोटी रहेगी। तो सबसे ज्यादा चेंज पीएच में आता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन में। नियरर टू द एंड पॉइंट स्टीप राइज ऑफ पीएच अकर्स। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन में दैट पीएच राइज इज मैक्सिमम। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइट्रेशन में ये पीएच राइज की रेंज छोटी रहती है। वीक एसिड वीक बेस में सबसे छोटी रेंज होती है। तो एसिड बेस टाइट्रेशन की टाइट्रेशन कर्व, एसिड बेस टाइट्रेशन की टाइट्रेशन कर्व्स कितने प्रकार की हो सकती है? अगर आप एक एसिड बेस टाइट्रेशन कर रहे हैं तो टाइट्रेशन कर्व्स कितने प्रकार की हो सकती हैं? फोर टाइप्स। 4 टाइप्स की? गलत जवाब है। 4 टाइप्स की तो लिखी है। टाइट्रेशन कर्व 8 टाइप्स की हो सकती थी। अभी हम देख रहे थे हम एसिड को टाइट्रेट कर रहे थे बेस से। क्या होता है यदि हम बेस को टाइट्रेट करते एसिड से? अगर हम बेस को टाइट्रेट करते एसिड से तो क्या होता? वहां भी तो 4 प्रकार की टाइट्रेशन कर्व बनती। बेस को अगर टाइट्रेट करते तो क्या होता? सर ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होता है, मतलब पीएच ग्राफ 7 से ऊपर ऊपर से नीचे ऊपर। आता। अभी ग्राफ जो है नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ग्राफ ऊपर से नीचे आता। मगर उनको अलग से बनाने के बजाय तो ऐसे ही बना लो कि वाई एक्सिस को यहाँ ले लो। अगर आपने स्ट्रॉन्ग बेस NaOH पहले ले रखा है, पीएच 14 के आसपास रहेगा, HCl मिलाते जाएंगे, पीएच कम होता जाएगा, एंड पॉइंट पर पीएच 7 रहेगा और फिर इधर एक्स्ट्रा HCl जब मिल जाएगा। तो इन्हीं ग्राफ में अगर आप वाई एक्सिस को यहाँ पे ले लें तो आप बाकी के वो ग्राफ भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो एसिड को जब टाइट्रेट करेंगे बेस से तो पीएच लोअर से हायर की तरफ जाएगा, और अगर बेस को टाइट्रेट करेंगे एसिड से तो पीएच हायर से लोअर की तरफ जाएगा। बट इन एसिड बेस टाइट्रेशन में कॉमन बात क्या है? नियरर टू द एंड पॉइंट, बिफोर वन ड्रॉप and after that addition of that particular drop, a steep rise of pH takes place. The range of that steep change in pH is highest for strong acid strong base titration, lower for weak acid strong base or strong acid weak base titration. If both the components are weak, the range of that pH change is smallest. ये एसिड बेस टाइट्रेशन और उनकी टाइट्रेशन कर्व्स हैं। तो टाइट्रेशन कर्व स्टडी करने में हम क्या देखते हैं कि जब हम एसिड को बेस से या बेस को एसिड से टाइट्रेट कर रहे होते हैं, देन हाउ द पीएच ऑफ द मीडियम चेंजेस। मीडियम का पीएच कैसे चेंज होता है? ठीक है। नाउ द प्रॉब्लम इज
अगर आप एक एसिड को बेस से टाइट्रेट कर रहे हैं, सपोज आप एक एसिड को बेस से टाइट्रेट कर रहे हैं, तो आपने कोनिकल फ्लास्क में एसिड ले लिया है और आप ब्यूरेट से ड्रॉप वाइज ये बेस मिलाते जा रहे हैं। ये NaOH की ड्रॉप यहाँ गिरकर न्यूट्रलाइजेशन कर रही है। हमें यहाँ पर NaOH को डालना है और इस वॉल्व को रिलीज करके NaOH ड्रॉप वाइज गिरेगा। हमें इस वॉल्व को एग्जैक्टली तब बंद करना है जब ये रिएक्शन एग्जैक्टली कंप्लीट हो जाती हो और हमें NaOH का लगा हुआ वॉल्यूम नोट डाउन करना है। दैट इज कॉल्ड द एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन। एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन पर ही इक्वेशन वैलिड रहेगी N1V1 इक्वल्स टू N2V2, ना उसके पहले वैलिड रहेगी ना उसके बाद में वैलिड रहेगी। तो हमें इस टाइट्रेशन में एंड पॉइंट लोकेट करना है। HCl कलरलेस सॉल्यूशन है, NaOH कलरलेस सॉल्यूशन है, इनका प्रोडक्ट भी कलरलेस है, तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये रिएक्शन एग्जैक्टली किस मोमेंट पर कंप्लीट होनी है। तो हम इसके लिए इसमें एक इंडिकेटर डाल के रखेंगे। इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होगा जो एंड पॉइंट पर अपना कलर चेंज कर देता है। मतलब आपको इस टाइट्रेशन में इस टाइट्रेशन में इस मोमेंट का वॉल्यूम पता करना है। ये आपकी वो वी रीडिंग है जो एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन करा देती है। आपको ये वाला मोमेंट पता करना है, ये वॉल्यूम पता करना है। लेकिन ये जो आप NaOH डालते जा रहे हैं, शुरू में आपने एक भी ड्रॉप NaOH की नहीं डाली थी, तो वी विल कॉल जीरो वॉल्यूम। मतलब आपको इस ग्राफ में इस पॉइंट का वॉल्यूम पता करना है और आप NaOH डालते जा रहे हैं, तो 1 ml 2 ml 3 ml ये ग्राफ पे आप ये आगे बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ कुछ एक वैल्यू आएगी, आपको ये रीडिंग पता करना है। तो हम उसमें एक इंडिकेटर डाल के रखेंगे। इंडिकेटर जब अपना कलर चेंज करता है तब हम यहाँ वॉल को बंद कर देंगे और NaOH का कितना वॉल्यूम लगा है वो नोट डाउन कर लेंगे। दैट इज द एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन। मगर इंडिकेटर को ये कैसे पता चलता है कि मीडियम में एंड पॉइंट आ गया है एंड इट हैज टू चेंज इट्स कलर? वो तो ठीक है, आपको पता है कि इसमें हम इंडिकेटर यूज करते हैं, बट इंडिकेटर को ऐसे कैसे पता चलता है कि मीडियम में एंड पॉइंट आ गया है? हाउ इंडिकेटर वर्क्स? द ओस्टवाल्ड्स इंडिकेटर थ्योरी। किसी टाइट्रेशन में एक इंडिकेटर कैसे वर्क करता है? इंडिकेटर टाइट्रेशन में एंड पॉइंट पर अपना कलर चेंज क्यों करता है? उसके लिए हमको देखनी पड़ेगी ओस्टवाल्ड्स इंडिकेटर थ्योरी। नो, ओस्टवाल्ड्स इंडिकेटर थ्योरी क्या कहती है कि इंडिकेटर्स आर वीक ऑर्गेनिक एसिड्स। इंडिकेटर्स जो होते हैं वो वीक ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जिनके डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड फॉर्म में कलर का डिफरेंस होता है। Indicators are weak organic acids having difference of color in their dissociated and undissociated form. फिनोप्थेलिन जैसे कि एक इंडिकेटर है, this is the structure of phenolphthalein. ये फिनोप्थेलिन इंडिकेटर है। ये जब अपने ये वाले H प्लस आयंस दे देता है
तो ये फिनोप्थिलिन ने अपने H+ आयंस रिलीज किए और उसका ये वाला फॉर्म आ गया। फिनोप्थिलिन का ये वाला जो फॉर्म रहता है ये कलरलेस होता है, जबकि ये वाला फॉर्म जो रहता है पिंक या रेड कलर का होता है। तो ये बताइए कि फिनोप्थिलिन में मीडियम अगर बेसिक रहेगा तो ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड जाएगा? मीडियम अगर बेसिक रहेगा तो इक्विलिब्रियम आगे शिफ्टेड रहेगा कि बैकवर्ड शिफ्टेड रहेगा? सर फॉरवर्ड जाएगा। मतलब मीडियम में ये वाला आयनाइज्ड फॉर्म ज्यादा रहेगा कि नॉन आयनाइज्ड फॉर्म ज्यादा रहेगा? आयोनाइज्ड। मतलब बेसिक मीडियम में ये पिंक रहेगा। मीडियम अगर बेसिक है मतलब मीडियम में OH आयंस ज्यादा हैं जो इन H+ आयंस को कंज्यूम कर लेंगे, और जब ये H+ आयंस कंज्यूम होंगे तो ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा। तो इन बेसिक मीडियम फिनोप्थिलिन अपने इस आयनाइज फॉर्म का दिखेगा, लेकिन अगर मीडियम एसिडिक हुआ ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा और फिनोप्थिलिन के मॉलिक्यूल अपने कलरलेस फॉर्म में इसमें रहेंगे। हम एक काम करें, उस इंडिकेटर के स्ट्रक्चर का, बाकी हमें कोई काम नहीं है उसके स्ट्रक्चर से, तो हम उसका H अलग कर लें और बाकी के स्ट्रक्चर को IN लिख दें। तो अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर को हम इंडिकेट कर देंगे कैसे? HIN से, और उसके आयनाइज्ड फॉर्म को इंडिकेट कर देंगे IN से। तो indicators are weak organic acids having difference of color in their ionized and unionized form. Indicators weak organic acids होते हैं जिनके डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड फॉर्म में कलर का डिफरेंस होता है। ये कलर का डिफरेंस ये हो सकता है कि ये कलरलेस हो ये कलर्ड हो, या डिफरेंस ये भी हो सकता है कि ये कलरलेस हो ये कलर्ड हो, या डिफरेंस ये भी हो सकता है कि ये दोनों कलर्ड हो बट डिफरेंट कलर्ड के हो। सपोज हमारे पास एक इंडिकेटर है जिसका अनडिसोसिएटेड फॉर्म रेड है और जिसका डिसोसिएटेड फॉर्म ब्लू है। इंडिकेटर्स आर वीक ऑर्गेनिक एसिड्स हैविंग डिफरेंस ऑफ कलर इन देयर डिसोसिएटेड एंड अनडिसोसिएटेड फॉर्म। अच्छा, चूंकि ये वीक ऑर्गेनिक एसिड है इसलिए इनका एक डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये इंडिकेटर का Ka है क्योंकि ये वीक एसिड है, एसिड्स के Ka होते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ डिसोसिएशन, बट हम उसको कहते हैं KIN। तो वो होगा मीडियम में IN नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन इनटू मीडियम में H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन HIN कॉन्सेंट्रेशन। तो चूंकि इंडिकेटर वीक ऑर्गेनिक एसिड होते हैं तो अगर हमने प्योर वाटर में एक इंडिकेटर को डाला तो ये इंडिकेटर अपने कौन से फॉर्म में ज्यादा रहेगा? अगर हमने प्योर वाटर में इंडिकेटर की 1-2 ड्रॉप डाली है तो इंडिकेटर का कौन सा फॉर्म ज्यादा रहेगा मीडियम में, HIN या IN? इंडिकेटर का कौन सा फॉर्म मीडियम में ज्यादा क्वांटिटी में रहेगा, HIN या IN? HIN। HIN, क्योंकि ये वीक एसिड है, ज्यादा डिसोसिएट तो होता नहीं है। HIN ज्यादा रहेगा तो ये इंडिकेटर इसमें कौन से कलर का दिखाई देगा? रेड। रेड दिखाई देगा क्योंकि HIN ज्यादा है मीडियम में। अब मान लीजिए इस मीडियम में हम इंडिकेटर को प्योर वाटर में नहीं डालते बल्कि इंडिकेटर को एक एसिडिक मीडियम में डालते हैं, एक ऐसा मीडियम जिसमें कोई दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड भी प्रेजेंट हो। मतलब ये इंडिकेटर अकेला नहीं है, ये एक मीडियम में है जिसमें कोई दूसरा एसिड भी प्रेजेंट है। इस मीडियम में ये इंडिकेटर कौन से कलर का होगा?
इस मीडियम में ये इंडिकेटर कौन से कलर का होगा? सर रेड कलर का। रेड ही रहेगा, बिकॉज उस स्ट्रॉन्ग एसिड के कारण ये इक्विलिब्रियम और बैक चला जाएगा और रेड कलर के पार्टिकल्स का नंबर और ज्यादा हो जाएगा। लेकिन सेम इसी इंडिकेटर को हम किसी बेसिक मीडियम में डालते हैं जिसमें OH आयंस हो, तो वो OH आयन इस H+ आयन को बहुत कम कर देंगे और इस इंडिकेटर के इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड ला देंगे और ये वाले फॉर्म ज्यादा आ जाएंगे, जिसके कारण ये इंडिकेटर ब्लू दिखेगा। मतलब ये इंडिकेटर एसिडिक मीडियम में HIN के कलर का दिखेगा और बेसिक मीडियम में IN नेगेटिव के कलर का दिखेगा। तो इंडिकेटर वीक ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जिनके डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड फॉर्म में कलर का डिफरेंस होता है, और मीडियम के बदलते हुए पीएच के कारण इनके उन डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड फॉर्म का अमाउंट बदल जाता है, तो जो डोमिनेट करता है उसका कलर दिखता है। तो इंडिकेटर हैव द टेंडेंसी टू चेंज इट्स कलर विद द पीएच, चेंजिंग पीएच इन द मीडियम। अच्छा, इंडिकेटर का ये जो इंडिकेटर एक्सप्रेशन मैंने लिखा है, इसमें ये H+ आयन क्या है? इंडिकेटर से आने वाले H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन, या वाटर से आने वाले H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन, या मीडियम का H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन किसका है? मीडियम का, या एसिड से आने, ये H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन किसका है? मीडियम। सर मीडियम का होगा। ये तो मीडियम का होगा, चाहे वो इंडिकेटर वाटर में हो, चाहे किसी एसिड के प्रेजेंस में हो, चाहे किसी बेस के प्रेजेंस में हो, ये मीडियम का H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो मीडियम का H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा KIN HIN अपॉन IN। अब अगर मीडियम का H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन बदलेगा तो ये तो कांस्टेंट है, तो ये रेशो बदलेगा। मतलब मीडियम का पीएच, मीडियम का H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन यदि चेंज होगा तो ये रेशो को चेंज करेगा, और अगर वो रेशो को इस प्रकार से चेंज करता है कि ये डोमिनेट कर जाए तो इंडिकेटर रेड दिखेगा, लेकिन मीडियम का पीएच इस प्रकार से चेंज होता है कि ये डोमिनेट कर जाए तो इंडिकेटर ब्लू दिखेगा। अच्छा, चूंकि ये मीडियम का H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन है तो हम इसमें दोनों तरफ लॉग ले लें। माइनस साइन ले लें। So pH of the medium will be equals to pKIN plus log of IN नेगेटिव अपॉन HIN का रेशो। ये इंडिकेटर की इक्वेशन हो जाएगी। मीडियम का पीएच डिसाइड करेगा कि ये रेशो क्या होना है। मीडियम का पीएच डिसाइड करेगा कि ये IN और HIN का रेशो क्या होना है। अच्छा, IN HIN रेशो में IN नेगेटिव डोमिनेट कर रहा है तो इंडिकेटर ब्लू दिखेगा, HIN डोमिनेट कर रहा है तो इंडिकेटर रेड दिखेगा। मान लीजिए हमने मीडियम का पीएच बदल के कुछ ऐसा कर दिया जिस पीएच पर ये रेशो 1 हो, मतलब मीडियम में जितना कॉन्सेंट्रेशन इन पार्टिकल्स का है रेड, उतना ही कॉन्सेंट्रेशन ब्लू पार्टिकल्स का भी है। दैट पीएच विल बी इक्वल्स टू पीकेआईएन। मतलब जब किसी मीडियम का पीएच इंडिकेटर के पीकेआईएन के बराबर रहता है, जब किसी मीडियम का पीएच इंडिकेटर के पीकेआईएन के बराबर रहता है, तब उस मीडियम में इंडिकेटर के डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड फॉर्म इक्वल रहते हैं। सर मुझे ये तो समझ में आ गया कि रेड और ब्लू कब होगा, मगर अगर हम KIN वाली इक्वेशन को देखें पहले वाला, तो अगर उसमें H+ का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो फिर तो सर इक्विलिब्रियम में आगे जाने का एक्सटेंट और बढ़ जाना चाहिए। तो फिर तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो इक्विलिब्रियम पीछे जाएगा भाई, मेरे ले चलिए प्रिंसिपल कहता है।
सर तो KIN की वैल्यू तो बढ़ जाएगी ना मगर। KIN कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू नहीं चेंज होती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो। कंफ्यूज हो? इसको कांस्टेंट रखने के लिए ही तो ये चीजें बदलेंगी, इसके बदलने के कारण कि ये ना बदले। बेसिक चीजें ही बदल दे रहे हो तुम तो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में मैंने कितना कहा था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। as long as you are keeping the temperature constant, equilibrium constant will remain same. सर पर IN माइनस इतने सफिशिएंट अमाउंट में रहेगा कि वो बैकवर्ड रिएक्शन कैरी आउट कर पाए? हाँ, क्यों नहीं करेगा? एक्चुअली हमें ये नहीं करना है, हमें ये देखना है कि इन दोनों में से डोमिनेंस किसका है। अभी मैं इसके आगे आ रहा हूँ, वो क्लियर हो जाएगा आपको। तो मीडियम का वो पीएच कौन सा होगा जिस पर मीडियम में IN और HIN दोनों बिल्कुल बराबर क्वांटिटी में होंगे, दैट pH इज इक्वल टू PKIN। अगर सपोज हमने एक मीडियम में एक इंडिकेटर ले रखा है और मीडियम का जो पीएच है वो उसके PKIN के बराबर है, तो उसमें IN और HIN पार्टिकल दोनों बराबर है, रेड और ब्लू पार्टिकल दोनों बराबर है, तो ये इंडिकेटर कौन से कलर का दिखेगा, ये सॉल्यूशन कौन से कलर का दिखेगा? इस मोमेंट पर ये सॉल्यूशन रेड ब्लू दोनों कलर का दिखेगा। अब रेड ब्लू का कॉम्बिनेशन पर्पल होता हो तो चलो वो बोल लो कि पर्पल दिखेगा, क्योंकि ये दोनों बराबर क्वांटिटी में। ना मान लीजिए मैंने इसमें क्या किया, थोड़ा सा पीएच चेंज किया और इतना स्लाइट पीएच चेंज किया कि मीडियम में जितने इसके पार्टिकल है उससे एक पार्टिकल IN नेगेटिव का ज्यादा हो गया। पहले तो कंडीशन क्या रखी कि IN HIN बराबर है, तो सॉल्यूशन जो है वो रेड ब्लू दोनों का मिक्स दिख रहा है, पर्पल दिख रहा है। अब मान लीजिए मैंने क्या किया, मीडियम का पीएच चेंज किया सो दैट IN नेगेटिव के पार्टिकल जितने मीडियम में HIN के पार्टिकल है, IN नेगेटिव पार्टिकल एक ज्यादा हो गया। अब ये सॉल्यूशन कौन से कलर का दिखने लगेगा? अब ये सॉल्यूशन कौन से कलर का दिखने लगेगा? ब्लू। सर रेड डोमिनेंस बढ़, ब्लू डोमिनेंस बढ़ जाएगा। IN नेगेटिव का एक पार्टिकल ज्यादा हो गया HIN से, IN नेगेटिव ब्लू कलर का मैंने यहाँ लिखा है, तो ये सॉल्यूशन ब्लू दिखेगा। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? आपके पास एक सॉल्यूशन में बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स HIN के हैं एंड बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स IN के हैं +1। मतलब थियोरेटिकली है डोमिनेंस ब्लू का है, लेकिन इतना क्लियर रिजोल्यूशन आप कर ही नहीं सकते कि जहां दो कलर मिक्स होते हो और आप एक कलर का डोमिनेंस इतने कम डिफरेंस पे देख पाए। इतना क्लियर रिजोल्यूशन कैसे आप कर सकते हैं? तो IN पार्टिकल अगर ज्यादा है HIN से, एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, 10 पार्टिकल, तो भी आपको पता नहीं चलेगा। आपको लिए तो सोल्यूशन ये देखने के लिए तो ये आपको अभी पर्पल ही दिखाई देगा। थियोरेटिकली ह्यूमन आईज की लिमिटेशन क्या है? जब दो कलर मिक्स रहते हैं तो एक कलर पूरी तरह डोमिनेट दिखता है। कब? जब वो दूसरे कलर से कम 10 टाइम्स या उससे ज्यादा रहता है। मतलब एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा कि इसका एक पार्टिकल ज्यादा होते से सॉल्यूशन ब्लू दिखने लगेगा। प्रैक्टिकली, थियोरेटिकली ये कब ब्लू दिखेगा? जब IN नेगेटिव HIN से करीब करीब 10 टाइम्स या उससे भी ज्यादा हो। तो ये सॉल्यूशन ओनली ब्लू कब दिखेगा? जब IN नेगेटिव HIN से 10 टाइम्स या उससे भी ज्यादा हो, मतलब ये रेशो 10 हो। उस समय पर पीएच क्या होगा? PKIN +1। उस समय पर मीडियम का पीएच होगा PKIN +1। और इस पीएच इक्वल टू PKIN +1, इस पीएच या इससे ज्यादा पीएच पर ये ओनली ब्लू दिखेगा। इसी प्रकार से अगर IN के कंपेरिजन में HIN 10 टाइम्स हुआ तो मैं यहां पर 1/10 रख दूंगा, तो ये -1 हो जाएगा। तो पीएच इक्वल टू PKIN -1। इस पीएच या इससे कम पीएच पर ये ओनली रेड दिखना है।
मतलब ये इंडिकेटर ओनली रेड कब दिखेगा? pH इक्वल टू PKIN -1 या उससे कम। ओनली ब्लू कब दिखेगा? pH इक्वल टू PKIN +1 या उससे ज्यादा। मतलब हमारे पास में PKIN +1, PKIN ±1 की एक रेंज आ जाएगी। मीडियम का pH PKIN ऑफ द इंडिकेटर +-1, ये हमारे पास में एक रेंज आ जाएगी। PKIN +1 या इससे हायर pH के बियॉन्ड, इधर ये इंडिकेटर इस रेंज के बाहर ये इंडिकेटर सिंगल कलर का दिखेगा। PKIN -1 पे ये ओनली रेड दिखेगा, PKIN +1 पर ये ओनली ब्लू दिखेगा। इनसाइड दिस रेंज, व्हेन दिस रेशो इज इन बिटवीन 10:1 और 1:10, उसके बीच में रेशो रहेगा, तो रेड ब्लू दोनों पार्टिकल मिक्स दिखेंगे और ये इंडिकेटर मिक्स कलर का दिखेगा। तो किसी इंडिकेटर की इंडिकेटर रेंज क्या होती है? उसके PKIN +-1 के आसपास। कुछ इंडिकेटर्स की रेंज छोटी भी होती है, जैसे ये इंडिकेटर रेंज 2 pH यूनिट की हमको दिख रही है। PKIN +-1 2 pH यूनिट की रेंज है इसकी। कुछ इंडिकेटर्स की रेंज छोटी रहती है, बट एक जनरल बात है PKIN +-1। मतलब सपोज इस इंडिकेटर का PKIN था 4.5, सपोज इस इंडिकेटर का PKIN था 4.5, तो 3.5 से 5.5 तक के रेंज में ये इंडिकेटर मिक्स कलर का दिखेगा। इसके बाहर ये इधर केवल रेड दिखेगा, इधर ये केवल ब्लू दिखेगा। ये बात क्लियर है? इसमें कोई डाउट है किसी को? इसमें किसी को कोई डाउट? वाई इंडिकेटर्स हैव दिस, मतलब इंडिकेटर के कलर चेंज कैसे होगा? इंडिकेटर रेड से सीधे ब्लू हो जाएगा। मान लीजिए pH चेंज होता जा रहा है और इंडिकेटर रेड था, एकदम से ब्लू हो जाएगा, या वो रेड से रेड ब्लू होकर फिर ब्लू होगा। इफ दिस इंडिकेटर इज प्रेजेंट इन अ मीडियम हैविंग चेंजिंग pH, सर वो ग्रेजुअली चेंज होगा। ग्रेजुअली चेंज होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि इंडिकेटर एक मोमेंट पर अपना pH एकदम से चेंज कर लेता है। वो इस रेंज के अंदर अगर pH है मीडियम का, तो मिक्स हो जाएगा कलर। तो इंडिकेटर्स की इंडिकेटर रेंज होती है, इंडिकेटर्स की इंडिकेटर रेंज होती है, उनके PKIN +-1। ऑल इंडिकेटर्स हैव इंडिकेटर रेंज। ठीक है। नाउ इस बात को हम कैसे यूज कर सकते हैं एक एसिड बेस टाइट्रेशन में एंड पॉइंट लोकेट करने के लिए? हमें पता है कि हमें किसी एसिड बेस टाइट्रेशन में जब एंड पॉइंट लोकेट करना है, तो हमें मीडियम का वो वॉल्यूम पता करना है जब एग्जैक्ट इक्विवेलेंस पॉइंट आता हो, मींस एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन होता है। हमें ये वाला वॉल्यूम पता करना है। पर हमें यह भी पता है एसिड बेस टाइट्रेशन की कॉमन बात क्या थी, जो टाइट्रेशन कर्व हमने पढ़ी, कि जब कोई एसिड बेस टाइट्रेशन होता है तो एंड पॉइंट पर एकदम से pH का राइज होता है या फॉल होता है। मतलब pH अचानक से कम 7-8 यूनिट चेंज होता है, ये भी हमें पता है। तो हम एक काम करें, इस एसिड बेस टाइट्रेशन में एक ऐसा इंडिकेटर मिला के रखें जिसकी ये इंडिकेटर रेंज इस रेंज के अंदर अंदर कहीं आ जाती हो। इंडिकेटर की इंडिकेटर रेंज इस टाइट्रेशन की स्टीप कर्व के अंदर अंदर कहीं आ जाती हो, सो दैट आप टाइट्रेशन कर रहे हैं, टाइटर मिला रहे हैं, तो
आप जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंचे, अभी आप उस इंडिकेटर की इंडिकेटर रेंज के बाहर हैं, तो वो इंडिकेटर सिंगल कलर का दिखेगा। ये आपने जैसे ही अगली ड्रॉप मिलाई, जैसे ही आपने अगली ड्रॉप डाली और आप पॉइंट नंबर 3 पे आ गए, मीडियम का चेंज पीएच जो है वो 3 से एकदम 11 हो गया और उस इंडिकेटर की पूरी इंडिकेटर रेंज क्रॉस हो गई। मतलब आप पीएच में पहले इस रीजन में थे, एक सिंगल ड्रॉप गिरी और आप यहां आ गए उस इंडिकेटर की पूरी इंडिकेटर रेंज को क्रॉस करते हुए। तो इस मीडियम में ये इंडिकेटर अपना कलर कैसे चेंज करेगा? उस एक ड्रॉप गिरने पर रेड से रेड ब्लू हो जाएगा कि रेड से ब्लू हो जाएगा? सर रेड से Red डायरेक्ट से blue. रेड से डायरेक्ट ब्लू हो जाएगा। इंडिकेटर रेड से रेड ब्लू, और फिर ब्लू कब होता है? जब पीएच धीरे 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 चेंज होता मीडियम का, और आप उस इंडिकेटर के रेंज के बाहर थे, फिर अंदर आते, फिर बाहर जाते। लेकिन यहां तो उस एक ड्रॉप ने एकदम स्टीप इतना पीएच चेंज कर दिया है कि आप सीधे रेंज क्रॉस कर गए इंडिकेटर की। तो ये इंडिकेटर इस टाइट्रेशन में उस एक ड्रॉप पे अपना कलर एकदम से रेड से ब्लू कर देगा। अच्छा, कलर चेंज को आप देख सकते हो। तो जैसे ही इस टाइट्रेशन में आपने देखा कि रेड से ब्लू हो गया है, आप टाइट्रेशन रोक दो और आप टाइटर रीडिंग नोट कर लो, वो आपका एंड पॉइंट है। लेकिन फिर ये बात आती है कि क्या हम किसी भी टाइट्रेशन में कोई सा भी इंडिकेटर डाल सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर टाइट्रेशन के लिए कुछ पर्टिकुलर इंडिकेटर ही लगेगा? बताइए, किसी भी टाइट्रेशन में हम कोई सा भी इंडिकेटर डाल सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर टाइट्रेशन के लिए कोई पर्टिकुलर इंडिकेटर लेना होगा? किसी पर्टिकुलर टाइट्रेशन के लिए पर्टिकुलर इंडिकेटर लेना पड़ेगा सर। वो सेकंड बात कैसे डिसाइड होगी? मतलब वो बात हम कैसे डिसाइड करेंगे? चेंज इन पीएच के लेवल पे, उस बेसिस पे। चेंज इन पीएच को देखकर और साथ में इंडिकेटर की इंडिकेटर रेंज को देखकर। देखिए, इंडिकेटर की थ्योरी जितनी मैंने बताई उससे कंक्लूजन ये है कि किसी टाइट्रेशन में एक इंडिकेटर सही एंड पॉइंट तब इंडिकेट करेगा जब दो घटनाएं एक साथ होंगी। उस टाइट्रेशन में एंड पॉइंट आना और इंडिकेटर का कलर चेंज करना। अगर इंडिकेटर ने कलर चेंज एंड पॉइंट के अलावा कहीं और कर लिया तो आप तो उसको एंड पॉइंट समझोगे, जबकि वो एंड पॉइंट था नहीं। मतलब इंडिकेटर के यूज करके आप प्रॉपर एंड पॉइंट तब लोकेट कर सकते हो जब इंडिकेटर तब अपना कलर चेंज करे जब एंड पॉइंट आता हो। मतलब वो इस मोमेंट पे कलर चेंज करे, वो इधर कहीं कलर चेंज ना कर दे, इधर कहीं कलर चेंज ना कर दे। अनदर एग्जांपल, सपोज आपने पास में ये टाइट्रेशन है, आपके पास में ये टाइट्रेशन है, यहां पर एंड पॉइंट आना है पॉइंट नंबर 1, 2 पे। इससे एक ड्रॉप पहले आप पॉइंट नंबर 1 पे हैं, एक ड्रॉप के बाद आप पॉइंट नंबर 3 पे आ जाते हैं। एक सिंगल ड्रॉप का रेंज है ये, ठीक है। यहाँ पर पीएच है 3, एंड पॉइंट पे पीएच था 7, आफ्टर दैट था 11। वही वाली स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन है सपोज ये। यहाँ पर मेरे पास एक ही इंडिकेटर था, इंडिकेटर नंबर 1। मेरे पास में 3 इंडिकेटर थे। इंडिकेटर नंबर 1 का PKIN था 5.6, इसका था 2.3, इसका था 9.5। मेरे पास एक टाइट्रेशन के लिए 3 इंडिकेटर हैं। इसमें बेटर इंडिकेटर कौन सा रहेगा? ये वाला जो इंडिकेटर है इसकी इंडिकेटर रेंज होगी 4.6 से लेकर 6.6 तक। तो ये 3 pH है तो 4 यहां होगा, 4.6 यहां कहीं होगा। मतलब इस इंडिकेटर की जो इंडिकेटर रेंज होगी वो यहां से लेकर
यहां तक कहीं रहेगी, ये इंडिकेटर की इंडिकेटर रेंज है, ठीक है। ये जो सेकंड वाला इंडिकेटर है इसका PKIN 2.3 है, मतलब ये 1.3 से लेकर 3.3 तक इसकी इंडिकेटर रेंज रहेगी। ये 1 pH है, ये 2 pH है, तो 1.3 यहाँ कहीं आएगा, मतलब ये इंडिकेटर की रेंज यहाँ से चालू हो रही है, और 3.3 मतलब यहाँ कहीं खत्म हो रही है। अब देखिए जब हम टाइट्रेशन करेंगे, जब हम टाइट्रेशन करेंगे, टाइटर डालना शुरू करेंगे, पहले पीएच क्या है, इसकी इंडिकेटर रेंज से बाहर, इसकी इंडिकेटर रेंज 1.3 से 3.3 तक की है, तो इंडिकेटर अभी टाइट पीएच क्या है, इस वैल्यू पे 1, फिर 1, फिर 1 पॉइंट समथिंग, फिर 1 पॉइंट समथिंग, इस पॉइंट तक इस इंडिकेटर की रेंज के आप बाहर ही हो। बट द मोमेंट आपने इस पॉइंट के बाद थोड़ा सा टाइटर डाला, आप यहां आ गए, और ये इंडिकेटर कलर चेंज कैसे करेगा, ब्लू से रेड होगा कि ब्लू से रेड ब्लू होगा? ब्लू से रेड ब्लू होएगा क्योंकि अपन इंडिकेटर रेंज के बीच में है। इंडिकेटर रेंज के बीच में पहुंचे और ये ब्लू से रेड ब्लू होगा। अच्छा, ब्लू से रेड ब्लू हो गया, कलर चेंज तो हो गया। आप इस वाले पॉइंट को लोकेट करके एंड पॉइंट दे दोगे, जबकि आपको लोकेट कौन सा पॉइंट करना था? थर्ड पॉइंट। आपको 2 पॉइंट सेकंड पॉइंट लोकेट करना था, इक्विवेलेंस पॉइंट इसको कहते हैं, यहां वाला, और आप इस पॉइंट से बहुत दूर हो, दैट विल गिव द एरर। आपको लग रहा है कि कम एरर है, बट एरर तो एरर है। इससे तो बेहतर रहता कि ये पॉइंट नंबर 1 ठीक रहता या 3 ठीक रहता, जो इसके काफी पास है। या सपोज मैं थोड़ा सा और ग्राफ को ऐसा बनाऊं तो आपको लगेगा कि बाप रे बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया पीएच में, आपको एंड पॉइंट यहां लोकेट हो जाएगा। आपका एंड पॉइंट यहां है तो यहां आ जाएगा, अगर रेंज मान लो यहीं से चालू हो जाती है तो। इसी प्रकार से ये वाला जो इंडिकेटर है, इसकी जो रेंज रहेगी, ये 8.5 से लेके 10.5 तक रहेगी, और वो करीब करीब सपोज ये 8 पर ही घूम जाती है कर्व, तो वो रेंज इधर बाहर निकल गई। तो ये इंडिकेटर जब तक आप टाइट्रेशन करते रहोगे, आपका ये पॉइंट निकल जाएगा, ये पॉइंट निकल जाएगा, यहीं पर आए आप, ये पॉइंट पर आपको रेंज में आओगे और कलर चेंज मिलेगा। मतलब आप ये इंडिकेटर यूज करोगे तो इसको एंड पॉइंट समझोगे, ये इंडिकेटर यूज करोगे तो आप इसको एंड पॉइंट समझोगे, जो कि आपके एक्चुअल पॉइंट जिसको लोकेट करना है पॉइंट नंबर 2, उससे दूर हो। लेकिन अगर आप ये इंडिकेटर यूज करोगे तो आप 1, 2, 3 में से कौन सा वाला पॉइंट लोकेट करोगे? सर सेकंड वाला। नहीं, करना है आपको सेकंड वाला पॉइंट लोकेट, लेकिन आप करोगे कौन सा? थर्ड वाला पॉइंट तो लोकेट थर्ड वाला होगा, सेकंड वाला पॉइंट लोकेट करना है, पर पॉइंट लोकेट होगा थर्ड वाला। क्योंकि जब तुमने एक ड्रॉप पहले हो, पीएच 3 पर हो, यहां पॉइंट नंबर 1 पे, तो आप इंडिकेटर के रेंज के बाहर हो, और एक ड्रॉप से आप सीधे कहां पहुंचते हो? पॉइंट नंबर 3 पे, और इंडिकेटर की रेंज क्रॉस होती है। इस टाइट्रेशन में होगा क्या, इंडिकेटर की एक तो पूरी रेंज क्रॉस होगी, कलर का डिफरेंस अच्छा मिलेगा, रेड से सीधे ब्लू से सीधे रेड दिखेगा, और आप एंड पॉइंट के इक्विवेलेंस पॉइंट के काफी करीब भी रहोगे। इस पॉइंट नंबर 2 जिसको आपको लोकेट करना है उसके काफी करीब भी रहोगे। यहां आप दूर वाले पॉइंट लोकेट कर रहे हो। मतलब किसी टाइट्रेशन में बेहतर इंडिकेटर कौन सा होगा? जिसकी इंडिकेटर रेंज उस टाइट्रेशन के स्टीप रीजन में पूरी अंदर आ जाती हो, वो इंडिकेटर ठीक रहेगा जिसकी इंडिकेटर रेंज इस टाइट्रेशन के इस स्टीप पोर्शन में पूरी आ जाती हो, पूरी अंदर इनकॉर्पोरेट हो। ऐसा इंडिकेटर जिसकी इंडिकेटर रेंज उस टाइट्रेशन के
स्टीप रीजन के बाहर निकलती हो, इधर बाहर निकलती हो, वो अच्छे इंडिकेटर नहीं रहेंगे, क्योंकि वो अपना कलर चेंज जब करेंगे तब एंड पॉइंट काफी दूर रहेगा और हेंस एरर आने के चांस ज्यादा रहेंगे इनमें। तो अगर हमारे पास में एक टाइट्रेशन में 2-3 इंडिकेटर की चॉइस है, तो हमें पहले तो ये देखना चाहिए कि उस इंडिकेटर का एंड पॉइंट कहां आता है, उस इंडिकेटर का इक्विवेलेंस पॉइंट किस पीएच पे आता है, इस पीएच के आसपास ही उसकी पीएच रेंज फैली रहेगी। उस टाइट्रेशन का इक्विवेलेंस पॉइंट किस पीएच पे आता है, वो आपको इस स्टीप रीजन का मिड पॉइंट दे देगा। ये मिड पॉइंट है इस स्टीप रीजन का। अच्छा, एक काम यही कर लो, इस टाइट्रेशन का इक्विवेलेंस पॉइंट वाला पीएच जिस इंडिकेटर के पीकेआईएन के सबसे करीब रहेगा, क्योंकि इंडिकेटर की रेंज किसके आसपास फैली रहती है, इसके, और ये स्टीप रीजन का मिड पॉइंट क्या है, ये पीएच। तो अगर आपने यही मैचिंग कर दी तो किसी टाइट्रेशन में इक्विवेलेंस पॉइंट पे जो पीएच आता है वो इंडिकेटर ज्यादा बेहतर रहता है जिसका पीकेआईएन उससे मैच करता है, क्योंकि इस इक्विवेलेंस पॉइंट वाले पीएच के आसपास वो स्टीप रीजन रहेगा और इस इंडिकेटर के पीकेआईएन के आसपास उसकी रेंज रहेगी, वो मैच कर जाएगी, पूरी इनकॉर्पोरेट होगी अंदर। सर ये जो सारे हमने ग्राफ बनाए हैं ये तो एक पर्टिकुलर इंडिकेटर की रिस्पेक्ट में होंगे, तो हम हर बार वही इंडिकेटर लेंगे ना? हाँ, ये सब थ्योरेटिकल हम इसीलिए तो पढ़ रहे हैं ताकि आप इंडिकेटर चूज कर सकें कि कौन से ग्राफ के लिए कौन सा इंडिकेटर ठीक रहेगा। तो दैट इंडिकेटर विल बी बेटर जिसकी पूरी इंडिकेटर रेंज उस ग्राफ के स्टीप रीजन में आ जाती हो। अच्छा, हमारे पास में 4 प्रकार के टाइट्रेशन कर्व थे। टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड वीक बेस, जिसमें से पीएच जो स्टीप चेंज होता है उसकी रेंज सबसे बड़ी होती है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के टाइट्रेशन के लिए, और स्टीपनेस जो स्टीप पीएच चेंज हुआ था वीक एसिड वीक बेस टाइट्रेशन में कम रहती है। तो कौन से टाइप का टाइट्रेशन के लिए आपको सबसे ज्यादा चॉइस ऑफ इंडिकेटर्स अवेलेबल रहेगी और कौन से टाइट्रेशन में आपको कम चॉइस ऑफ इंडिकेटर अवेलेबल रहेगी? सर फर्स्ट वाले के लिए ज्यादा रहेंगी। फर्स्ट वाले केस में आपको चॉइस ऑफ इंडिकेटर की रेंज ज्यादा चॉइस रहेगी बिकॉज इसकी रेंज 3 से लेकर 11 तक की है। मतलब आपके बहुत सारे इंडिकेटर, कोई इस रेंज का, कोई इस रेंज वाला, कोई इस रेंज वाला, कोई कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगा। यहाँ पर थोड़ी कम चॉइस ऑफ इंडिकेटर्स हो सकती है, मगर यहाँ तो सबसे कम चॉइस ऑफ इंडिकेटर रहेगी टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस, बिकॉज इसमें ये स्टीप रीजन 2-3 पीएच यूनिट का ही है। कोई भी इंडिकेटर लोगे उसकी या तो ये वाला पोर्शन बाहर निकलेगा या ये वाला पोर्शन बाहर निकलेगा। दैट्स व्हाई टाइट्रेशन करते समय कोई एक कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग लिया जाता है, या तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन करते हैं, या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन करते हैं, या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइट्रेशन करते हैं। वीक एसिड वीक बेस टाइट्रेशन में एंड पॉइंट प्रॉपर लोकेट नहीं हो पाता है बिकॉज उसका स्टीप रीजन ऑफ द ग्राफ बहुत छोटा है, प्रॉपर चॉइस ऑफ इंडिकेटर वहां नहीं मिल पाएगी आपको। अच्छा, जब आप एक एसिड बेस टाइट्रेशन कर रहे हैं, जब आप एक एसिड बेस टाइट्रेशन कर रहे हैं तो इस टाइट्रेशन में आप HCl के सॉल्यूशन में जब NaOH डालते जा रहे हैं ड्रॉप वाइज NaOH डालते जा रहे हैं, पीएच बढ़ता जा रहा है लाइक दिस, तो
आपका पर्पस कौन सा वाला पॉइंट लोकेट करना है इस टाइट्रेशन में? इस टाइट्रेशन में आपका पर्पस कौन सा वाला पॉइंट लोकेट करना है? सर 2। Sir, equivalent. पॉइंट नंबर 2 आपका पर्पस है लोकेट करना। लेकिन आप रीडिंग कौन सी नोट करोगे? सर जैसे ही रेड होगा वैसे तुरंत। तो मैं 1 2 3 में से बताओ ना। So 3. हाँ सर 3। आप रीडिंग नोट करोगे 3, बिकॉज जब आप टाइटर डालते डालते पॉइंट नंबर 1 तक पहुंचे तब भी आप उस इंडिकेटर की रेंज के बाहर ही हो, और उस एक ड्रॉप से सीधे 3 नंबर पॉइंट पे पहुंचते हो, तब जाके पीएच इतना होता है। तो पर्पस था पॉइंट नंबर 2 लोकेट करना, बट प्रैक्टिकली आप तो ध्यान किस पे दे रखे हो? कलर चेंज पे। और कलर चेंज कब होगा? जब एक ड्रॉप गिरेगी और वो सीधे पीएच 11 कर देगी, 11 कर देगी, तो आप इस पॉइंट को लोकेट करोगे। तो प्रैक्टिकली जो आप लोकेट करोगे टाइट्रेशन में, दैट इज कॉल्ड एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन। लेकिन जो लोकेट करना था दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस पॉइंट। जो लोकेट करना था दैट इज द इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्वेशन n1v1 इक्वल्स टू n2v2 ये अप्लाई होती है इक्विवेलेंस पॉइंट पे, बट प्रैक्टिकली आप लोकेट कर पाओगे एंड पॉइंट। तो ये जो इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट में जो डिफरेंस है हल्का सा वॉल्यूम का, ये एरर है, इतनी एरर आएगी। अच्छा, ये एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं कैसा? क्या कर टाइट्रेशन कराने में जो ब्यूरेट से आप टाइटर ड्रॉप गिरा रहे हो, बड़ी ड्रॉप लेना ठीक है कि छोटी ड्रॉप लेना ठीक है? छोटी ड्रॉप जितनी रहेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि मैं इसको इलेबोरेट कर रहा हूं इस पोर्शन को। आप पॉइंट नंबर 1 पे हो, आपको पॉइंट नंबर 2 लोकेट करना है। आप टाइटर ड्रॉप डालते 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 यहां तक आ गए। अब आपने एक ड्रॉप गिराई, आप यहां पहुंच गए। अगर आपने छोटी ड्रॉप ली होती तो आप यहां पहुंचते, या और छोटी ड्रॉप तो आप यहां पहुंचते। आपका ये जो एरर पॉइंट है ये कम होता जाता। इसलिए टाइट्रेशन में कोशिश करना चाहिए जितनी छोटी से छोटी ड्रॉप टाइटर की आप डालो, ताकि आप इस पॉइंट को प्रॉपर रीच कर सको। सबसे अच्छा तो होता कि एक ड्रॉप ऐसी गिरती जिससे आप सीधे इस पॉइंट पे जाते, बट इट इज अ मैटर ऑफ चांस ओनली। आपके हाथ में कंट्रोल में नहीं है ना इतना। आपको एक्चुअली आपको ये पता ही तो नहीं है कि ये पॉइंट कब आना है। इसी को तो अननोन है, तो आपको नोन ही नहीं है। तो एक तरीका तो ये है कि जब टाइट्रेशन किए जाए तो टाइटर की छोटी ड्रॉप्स ली जाए, ताकि आप उस इक्विवेलेंस पॉइंट के ज्यादा दूर ना जाए, थोड़ा ही दूर जाए और एरर छोटी आए। छोटी ड्रॉप लेने का फायदा ये है। अच्छा, दूसरा, टाइट्रेशन एक बार ना करें। टाइट्रेशन एक बार करें, फिर दूसरी बार करें, फिर तीसरी बार करें, जब तक कि दो रीडिंग एक जैसी सेम ना आ जाए। क्योंकि आपने एक बार टाइट्रेशन किया, सपोज आप यहां पहुंचे, फिर एक बार टाइट्रेशन किया, सपोज थोड़ी सी ड्रॉप छोटी बड़ी हो जाती, कभी आप यहां पहुंचेंगे, कभी आप यहां भी पहुंच जाएंगे, 3 4 बार। तो टाइट्रेशन बार बार तब तक करते जाएंगे जब तक दो एक जैसी रीडिंग ना आ जाए। उनको कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग कहते हैं। तो किसी टाइट्रेशन में इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है? जिस मोमेंट पर रिएक्शन एग्जैक्ट कंप्लीट हो जाती है टाइटर टाइट्रेंट की। लेकिन एंड पॉइंट क्या होता है? जिस मोमेंट पर इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर देता है। और ये इक्विवेलेंस पॉइंट से एंड पॉइंट थोड़ा हायर साइड पर रहेगा, और उनका जो डिफरेंस है वो एरर है। छोटी ड्रॉप लेकर इसको मिनिमाइज किया जा सकता है, एक जैसी दो सेम रीडिंग तक
आंसर लाने पर इसको मिनिमाइज किया जा सकता है। अच्छा, आप टाइट्रेशन कर रहे हैं, आप सपोज आपका ये जो इक्विवेलेंस पॉइंट है ये है 15 ml। आपने एक टाइट्रेशन किया और इंडिकेटर ने कलर चेंज किया, पर्सन ए ने टाइट्रेशन किया और उसके टाइट्रेशन में उसने ऐसे टाइट्रेशन किया कि कलर चेंज हुआ। पहले एक्सपेरिमेंट में 15.1 ml पे, दूसरे में 14.7 ml पे, तीसरे में 15.9 ml पे। पर्सन बी था, उसने टाइट्रेशन किया, उसके टाइट्रेशन में कलर चेंज आया 15.6 ml पे, फिफ्टीन पॉइंट 5 ml पे, 15.7 ml पे। इनमें से किस पर्सन का रिजल्ट एक्चुअल रिजल्ट के ज्यादा करीब है? सर ए। सर ये पर्सन का। पर्सन ए का जो रिजल्ट है वो एक्चुअल रिजल्ट के ज्यादा करीब है, क्योंकि हम देखें तो ये बहुत ज्यादा दूर नहीं है, इसमें 0.1 दूर है, ये 0.3 और ये 0.91। इस पर्सन का रिजल्ट एक्चुअल रिजल्ट के ज्यादा करीब है, इस पर्सन का रिजल्ट एक्चुअल रिजल्ट से दूर है, मगर आपस में बहुत करीब करीब है। इसके रिजल्ट आपस में करीब नहीं है। इस पर्सन का जो रिजल्ट है उनमें आपस में डिफरेंस बहुत आ रहा है, इसके आपस में डिफरेंस कम आ रहा है। तो इस पर्सन का रिजल्ट प्रिसाइज है, दिस इज कॉल्ड प्रिसीजन। बार बार एक्सपेरिमेंट करने पर काफी क्लोज रीडिंग आना, दैट इज कॉल्ड प्रिसीजन। लेकिन एक्सपेरिमेंट करने पर एक्चुअल रीडिंग के काफी करीब रहना, एक्चुअल आंसर के काफी करीब रहना, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि जिस क्वांटिटी को आप मेजर कर रहे हैं उसके काफी करीब पहुंच जाओ। प्रिसीजन का मतलब क्या होता है, आप जब एक्सपेरिमेंट करें तो आपके रिजल्ट्स में क्लोजनेस हो, दैट क्लोजनेस ऑफ रिजल्ट्स इज कॉल्ड प्रिसीजन। तो किसी टाइट्रेशन में ज्यादा मैटर क्या करेगा, एक्यूरेसी या प्रिसीजन? सर एक्यूरेसी। मैटर तो वैसे एक्यूरेसी करेगा, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है जब आपको आंसर ही ना पता हो। अरे जब आपको पता ही नहीं कि उस टाइट्रेशन में इक्विवेलेंस पॉइंट कितनी वैल्यू पे आता है, तो आप अपने रिजल्ट की एक्यूरेसी को वेरीफाई कैसे करोगे कि ये रिजल्ट एक्यूरेट है? एक्यूरेसी के लिए तो आपको एक्चुअल आंसर पता होना चाहिए, फिर आप एक्सपेरिमेंट करके उसको चेक कर रहे हो, इसलिए मैटर कर जाता है क्या, प्रिसीजन। चूंकि हम एक्यूरेसी को चेक नहीं कर सकते, इफ वी डू नॉट नो द फाइनल आंसर, तो वी कैन नॉट चेक द एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट, देन वी रिलाई ऑन प्रिसीजन कि बार बार एक्सपेरिमेंट करने पर एक जैसी दो सेम रीडिंग आनी चाहिए टू इंक्रीज द प्रिसाइजनेस ऑफ द रिजल्ट। वैसे तो बेहतर रहता कि वो रिजल्ट ज्यादा अच्छा होगा जिसमें एक्यूरेसी भी होगी, प्रिसीजन भी होगा। ये क्वेश्चन आपके स्कूल में वाइवा में पूछा जा सकता है कि व्हाई कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग्स आर टेकन। टाइट्रेशन करने में दो रीडिंग एक जैसी आनी चाहिए, तब तक आपको टाइट्रेशन रिपीट करना चाहिए। ये क्यों करते हैं, ताकि आपके रिजल्ट्स में प्रिसाइजनेस बढ़ जाए। एक्यूरेसी बढ़ी कि नहीं बढ़ी वो हम नहीं पता कर सकते, बिकॉज हमें ये नहीं पता है कि एक्चुअल इक्विवेलेंस पॉइंट कहां था।
तो दिस इज द ओस्टवाल्ड इंडिकेटर थ्योरी कि एक इंडिकेटर एक टाइट्रेशन में कैसे काम करता है एंड हाउ कैन वी चूज अ पर्टिकुलर इंडिकेटर फॉर अ पर्टिकुलर टाइट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज sparingly soluble salts। इसके पहले हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस देखे थे जब सॉल्यूशन में केवल एसिड होता था, फिर हमने ऐसे चीजें देखी जब सॉल्यूशन में केवल बेस होता था, फिर हमने वो चीजें देखी जब सॉल्यूशन में केवल सॉल्ट होता था। लेकिन वहां जो सॉल्ट हुआ करता था वो सॉल्ट पानी में डिसॉल्व करने पर अपने आयंस में कंप्लीटली ब्रेक होता था। हमने वहां स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट की बात की थी। NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट है, वाटर में डिसॉल्व करने पर ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कंप्लीटली ब्रेक होता है। तो वहां हमने जो सॉल्ट पढ़े थे वो सारे रेडिली सॉल्युबल सॉल्ट लिए थे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट लिए थे। बट AgCl is a salt which does not dissociates completely into its ions। AgCl अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है। AgCl अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। AgCl जो रहेगा वो अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। तो सपोज आपने प्योर वाटर में NaCl डिसॉल्व किया तो ये NaCl कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा एंड द सॉल्यूशन विल नॉट कंटेन एनी NaCl, it will contain Na positive and Cl negative ions। लेकिन आपने प्योर वाटर में AgCl डाला, most of the amount of AgCl will settle down in the medium as a solid, some part of it dissociate and will go into the solution। At the surface of AgCl solid, silver ion and chloride ion will go into the medium। After some time this silver and chloride ion from the medium will recombine। मतलब हम कह सकते हैं कि ये Na प्लस और Cl माइनस आयन रिकम्बाइन ही नहीं होते, ये केवल ब्रेक हो जाते हैं। जबकि ये रिकम्बाइन होते हैं, देयर विल बी एन इक्विलिब्रियम। यहाँ एक इक्विलिब्रियम होगा, यहाँ इक्विलिब्रियम नहीं होगा। और चूंकि यहाँ एक इक्विलिब्रियम होगा तो इस इक्विलिब्रियम का एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। इन दिस सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम concentration of silver ion multiplied by concentration of chloride ion, इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहलाता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट इक्विलिब्रियम फॉर्म नहीं करते हैं, हेंस उनका कोई सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट नहीं होता है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट जो रहते हैं इक्विलिब्रियम फॉर्म करते हैं और इनका एक फिक्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है। अच्छा, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Ksp, तो हेंस ये सॉल्ट की ली गई क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो फॉर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट is called their solubility product। जनरली ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही कम वैल्यू होती है, जैसे AgCl का Ksp 10⁻⁻10 के आसपास होता है।
कुछ सॉल्ट होते हैं जिनका KSP थोड़ा ज्यादा रहता है 10⁵ के आस -5 के आसपास। कुछ होते हैं जिनका और भी कम होता है 10⁻20 के आसपास, 10⁻30 के आसपास। और चूंकि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। अच्छा, सपोज आपके पास में एक सॉल्यूशन है जिसमें मैंने किसी सोर्स से सिल्वर आयन डाल दिए और किसी सोर्स से क्लोराइड आयन डाल दिया। इस सॉल्यूशन में फ्रॉम एनी सोर्स मैंने सिल्वर आयन और फ्रॉम एनी सोर्स सपोज सिल्वर नाइट्रेट डाल के सिल्वर आयन ले आया, सोडियम क्लोराइड डाल के क्लोराइड आयन मैंने मीडियम में ले आया। इस मीडियम में सिल्वर आयन क्लोराइड आयन है तो मैंने उनका प्रोडक्ट लिखा। अब ये जो प्रोडक्ट है सपोज वो इस वैल्यू से कम है, ये जो प्रोडक्ट है सपोज वो इस वैल्यू से कम है, तो अब कम है तो, मगर यहां नीचे सॉलिड AgCl तो पड़ा ही नहीं है। नीचे अगर सॉलिड AgCl पड़ा होता तो वो सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन दे देता, लेकिन नीचे कोई सॉलिड AgCl नहीं पड़ा है। तो ये जो प्रोडक्ट है वो इस वैल्यू से कम है। पहली बात तो मुझे बताइए कि ये इक्विलिब्रियम वहां है कि नहीं है। सर नहीं है। पहली बात तो ये इक्विलिब्रियम वहां नहीं है। दूसरी बात मुझे बताइए इस मीडियम में मैक्सिमम Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन जो हो सकते थे, मैक्सिमम जो हो सकते थे वो कौन से हैं, ये वाले या ये वाले? सर KSP वाले। KSP वाला जो एक एक्सप्रेशन सिल्वर और क्लोराइड आयन की वैल्यू देगा वो मैक्सिमम Ag और Cl जो हो सकते थे उसकी वैल्यू देगा, और ये उससे कम है। तो बताइए कि इस सॉल्यूशन में अभी और AgCl डिसॉल्व हो सकता है अगर डालूंगा तो, या अब आगे और नहीं हो सकता? हो सकता है। अभी इसमें और Ag और Cl आ सकते हैं मीडियम में। मतलब इसको मुझे क्या कहना चाहिए इस सॉल्यूशन को, AgCl से सैचुरेटेड या AgCl से अनसैचुरेटेड? अनसैचुरेटेड। Unsaturated. इसको मैं कह दूं AgCl से अनसैचुरेटेड। मतलब the maximum quantity of a salt that can be remain in the solution will be given by its KSP value. But if a quantity of salt is less than that value, solution will be unsaturated. मगर हम फिर क्या करें, इस वैल्यू को एक नाम दे दें, and that is called आयनिक प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट है इसको मैंने एक नाम दे दिया आयनिक प्रोडक्ट, और मैं कह दूंगा if ionic product of the salt is less than solubility product, the solution will be unsaturated. If the ionic product of a salt is less than the solubility product of that salt, then we can call it the solution unsaturated solution. जैसे AgCl का KSP जो है वो है 10⁻⁻10। सपोज मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें सिल्वर आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻6 मोल्स पर लीटर है और क्लोराइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻6 मोल्स पर लीटर है। तो ये जो सॉल्यूशन है AgCl का, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है AgCl का कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है AgCl का? Sir, unsaturated. आयनिक प्रोडक्ट निकाल के देखेंगे, दैट इज 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6, आयनिक प्रोडक्ट निकलेगा 10⁻12। चूंकि वो KSP से छोटा है, सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड।
अब मुझे इस सॉल्यूशन को सैचुरेट करना है, तो मैं इसमें क्या डालूं? सिल्वर आयन डालूं, क्लोराइड आयन डालूं, या दोनों को डालना पड़ेगा? दोनों को। सर दो अरे सर काहे को एक दोनों को भी को? डालेंगे तो डालेंगे तो चलेगा। नहीं काम चलेगा। मान लीजिए मैंने इसको किया 10 टू द पावर -5, इसको किया 10 टू द पावर -5, तो KIP कितना हो गया? टेन टू द पावर -10, KIP इक्वल्स टू KSP, सॉल्यूशन बिकम सैचुरेटेड। लेकिन अगर मैंने इस सॉल्यूशन में सिल्वर आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -6 ही रखा होता और इसको 10 टू द पावर -3 कर दिया होता, या इसको 10 टू द पावर -4 कर दिया होता, इसका क्वांटिटी बस बढ़ा दी होती, तो भी तो ये प्रोडक्ट 10 टू द पावर -10 हो जाता। मतलब अगर एक सॉल्यूशन किसी सॉल्ट से अनसैचुरेटेड है, तो आपको उस सॉल्ट के सारे आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप किसी एक आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के भी प्रोडक्ट को बढ़ा सकते हो। अच्छा, सपोज मैंने क्या किया, एक सॉल्यूशन था जिसमें सिल्वर आयन और क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन KSP से कम था, सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड था। अब मैंने इन आयंस के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाए और प्रोडक्ट KSP के बराबर ले आया, वी विल कॉल द सॉल्यूशन सैचुरेटेड। मगर क्या होगा यदि मैंने यहां मीडियम में सिल्वर और क्लोराइड के कॉन्सेंट्रेशन इस वैल्यू से भी ज्यादा बढ़ा दिए तो? सर सर AgCl नीचे नीचे सॉलिड बन जाएगा। सेटल डाउन हो जाएगा। सपोज मैंने ये कर दिया, तो इस तीसरी कंडीशन में यहां क्या होगा? मतलब क्या होगा यदि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ अ सॉल्ट ग्रेटर देन KSP आ जाएगा तो? सर नहीं ऐड होंगे। जी सर नहीं ऐड होंगे। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ये बॉटल अभी खुली है, इसमें मैंने AgCl डाला, अब मैं इसमें AgCl डालूंगा तो इसमें से कोई हाथ निकल के थोड़ी आएगा मुझे रोकेगा कि नहीं ऐड मत करो। कैसे ऐड तो नहीं? नीचे सेटल डाउन हो सकते हैं। तो सेटल डाउन होने लगेगा। दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन विल अकर, मतलब फिर यहाँ प्रेसिपिटेशन चालू होगा, और यू कैन कॉल की इक्विलिब्रियम बैक जाएगा, और जब बैक आएगा तो AgCl सॉलिड प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो जब आयनिक प्रोडक्ट सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट से बढ़ जाता है तो प्रेसिपिटेशन हो जाता है। मतलब एक सॉल्यूशन में से मुझे किसी सॉल्ट को प्रेसिपिटेट कराना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर मुझे किसी सॉल्यूशन में किसी सॉल्ट को प्रेसिपिटेट कराना है तो मुझे क्या करना चाहिए? सर उसकी वैल्यू KSP से concentration ज्यादा raise। डालनी है। उसका आयनिक प्रोडक्ट KSP से राइज कर देना चाहिए। अच्छा, जब मुझे किसी सॉल्ट को प्रेसिपिटेट कराना है, मतलब उसके आयनिक प्रोडक्ट को सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट से एक्सीड करा देना है, तो यहां पर मुझे AgCl का अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मिला अगर है, और मैं उसमें से AgCl प्रेसिपिटेट कराना चाहता हूं, मतलब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ AgCl को KSP से एक्सीड कराना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? इसमें Ag और Cl दोनों डालना चाहिए कि किसी एक को डालने से भी ऐसा हो जाएगा? सर एक को डालने से भी हो जाएगा। किसी एक को डालने से भी ऐसा हो जाएगा। सॉल्यूशन में 10 टू द पावर -6 मोलर सिल्वर आयन थे, मैंने अकेले क्लोराइड आयन 10 टू द पावर -2 मोलर कर दिया, दिस प्रोडक्ट बिकम्स इक्वल्स टू 10 टू द पावर -8। तो अगर एक सॉल्यूशन में से किसी सॉल्ट को प्रेसिपिटेट कराना है तो हमें उसका आयनिक प्रोडक्ट को सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट से एक्सीड करना होगा। उसको एक्सीड करने के लिए सारे आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना जरूरी नहीं, किसी एक आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के भी एक्सीड किया जा सकता है उस प्रोडक्ट को। अच्छा, तीसरी बात ये बताइए, जब मैंने AgCl का आयनिक प्रोडक्ट KSP से बढ़ा दिया और यहाँ प्रेसिपिटेशन हो गया, AgCl नीचे प्रेसिपिटेट हो गया, तो जो ऊपर बचा हुआ सॉल्यूशन रहेगा आफ्टर दिस प्रेसिपिटेशन, ये सॉल्यूशन क्या रहेगा? AgCl प्योर वाटर या AgCl से अनसैचुरेटेड?
ये AgCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन, So saturated solution. Saturated. ये AgCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। ऐसा नहीं होगा कि सॉल्ट प्रेसिपिटेट हुआ तो ऊपर जो सॉल्यूशन था उसका सारा सॉल्ट प्रेसिपिटेट हो गया और वो प्योर वाटर बचा। वहां उतना Ag प्लस और Cl माइनस बचेगा जिससे सॉल्यूशन में KIP KSP के बराबर वो जो एक्स्ट्रा है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अगर ये 10 टू द पावर -8 आयनिक प्रोडक्ट हो गया तो इतना AgCl प्रेसिपिटेट हो जाएगा जिससे बाकी के बचे ऊपर का सॉल्यूशन सैचुरेट रहे। मतलब हम एक जनरल स्टेटमेंट दे सकते हैं कि इफ अ सॉल्यूशन कंटेन्स अ प्रेसिपिटेट दैट सॉल्यूशन इज ऑलवेज सैचुरेटेड विद दैट प्रेसिपिटेट। ऐसा नहीं हो सकता कि नीचे AgCl पड़ा है और ये सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है AgCl से। दिस इज नॉट पॉसिबल। A solution containing a precipitate is always saturated with that precipitate. ठीक है, No, so गलती से हो गया था। तो जब आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से कम रहता है, सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड रहता है, उसमें आप और सॉल्ट डाल सकते हो। जब आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बराबर आ जाता है तब सॉल्यूशन सैचुरेट हो जाता है, उसमें अब आप और सॉल्ट नहीं डाल सकते। और यदि आपने उससे भी ज्यादा एक्सीड कराया तो चूंकि आप नहीं डाल सकते थे तो एक्स्ट्रा क्वांटिटी है वो प्रेसिपिटेट होती जाएगी। एक तरह से ये KSP और ये KIP में क्या रिलेशन है? ये KSP और ये KIP में क्या रिलेशन है? अरे ये KSP इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और ये KIP दरअसल कॉन्सेंट्रेशन कोशेंट है रिएक्शन का, जो केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, कॉन्सेंट्रेशन कोशेंट Q। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का हम लोग देखेंगे।